खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जागकर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसकी लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है! आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है! आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहाँ किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है? इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू, सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बैठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है
और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना। उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग। जेम्स बॉन्ड बहू। गंगानगर में सुमन अपने बेटे योगेश, बहू मीना और बेटी शीला के साथ रहा करती थी। मीना ने लॉयर की पढ़ाई की होती है और वो जॉब करना चाहती है। सुनो जी, मुझे एक डिटेक्टिव एजेंट के यहाँ जॉब मिल रही है। जॉब? वो भी डिटेक्टिव का? अरे ओ बहू, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जॉब करोगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मीना घर के कामकाज पर ही ध्यान देने लगती है। सुमन भी उसे काम पर लगाए ही रखती है। इधर शीला कुछ ज्यादा ही वक्त कॉलेज में बिताने लगती है। अरे इतनी रात हो गई, कहाँ थी तुम बेटा अब तक? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। माँ, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ना, और फोन की ना बैटरी खत्म हो गई थी। अरे तो किसी और के फोन से इन्फॉर्म कर देती। माँ और मुझे कितनी चिंता हो रही थी। धीरे धीरे शीला रोज ही देरी से घर आने लगती है। कभी पढ़ाई का बहाना बनाती तो कभी कुछ और। देखो शीला, इस तरह चला तो मैं तुम्हारा कॉलेज बंद करवा दूंगा। ऐसा मत बोलिए ना, मैं समझाती हूँ इसको। मीना शीला को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उल्टा उसे ही झाड़ देती है। शीला, इस तरह घर रोज लेट आना अच्छी बात नहीं है। मुझे मत सिखाओ, बहू हो तो बहू के जैसे रहो। अरे मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ ना शीला। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मीना अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाने लगती है। वो शीला की एफबी और इंस्टा प्रोफाइल्स को अच्छे से चेक करती है और उसको शक हो जाता है कि शीला का चक्कर किसी साहिल नाम के लड़के के साथ चल रहा होता है। वो शीला को समझाने की कोशिश करती है। शीला, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दो तुम। मेरे मामले में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं उसको भैया और माँ से मिलाने ही वाली थी। हाँ। थोड़े दिन बाद शीला का बीएफ साहिल अपने पिता के साथ उसका हाथ मांगने आ जाता है। मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जी, मेरा बेटा और शीला एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मेरा बेटा बहुत ही जल्द दुबई काम के लिए जाने वाला है। दुबई? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है वहाँ। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम इन दोनों का रिश्ता कर देते हैं। सीमा दुबई का नाम सुनकर प्रभावित हो जाती है और योगेश से सलाह मशवरा करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। अजी, अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। आप तो उसके दुबई जाने से पहले ही शादी तय कर दीजिए। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? बस दुबई का नाम सुनते ही माँ जी उनकी बातों में आ गई। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब सुनिए जी, आपको नहीं लगता माँ जी ने रिश्ता तय करने में जल्दबाजी कर दी है? हाँ, सो तो है। बस मुझे तो ये लग रहा है कि हमें पहले लड़के और उसके परिवार की अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। तुम माँ के फैसले पर शक कर रही हो मीना? नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और घर की मुखिया बनने की कोशिश मत करो। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेंगे।
मुझे ही कुछ करना होगा। मीना अपना डिटेक्टिव माइंड लगाती है और साहिल और उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है। तभी साहिल के पापा उनके घर कॉल करते हैं। जी वो साहिल की दुबई जाने की टिकट करवा रहा था। अगर आप हाँ बोले तो शादी होते ही शीला भी उसके साथ ही दुबई चली जाएगी। अरे नेकी और पूछ पूछ जरूर करवा दीजिए। ठीक है। वो ना थोड़े पैसों की कमी पड़ रही थी। आप बस 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए हमारे अकाउंट में। जी जरूर, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी। मीना सब सुन रही होती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम उनको अच्छे से जानते भी नहीं हैं। अरे तू चुप कर, हर वक्त टोक लगाती रहती है। मीना को जांच पड़ताल करने पर एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है। माँ जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज कुछ चाहती हूँ आपसे। अरे बोल भी दे। वो मेरी एक दोस्त है ना जिसका नाटक है, मैं चाहती हूँ आप सब भी चले वो देखने। अच्छा, बस इतनी सी बात, ठीक है। और अगले दिन शाम को सब तैयार होकर नाटक देखने जाते हैं। स्टेज से पर्दा उठता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि साहिल और उसके पापा ही होते हैं। अरे साहिल यहाँ कैसे? माँ जी, वो साहिल नहीं मयंक है, और उसके साथ उसके पापा नहीं बल्कि सह कलाकार सिद्धार्थ है, जिसे वो अपना पापा बनाकर हमारे घर ले आया था, और वो नाटक कंपनी में ही काम करता है। वो साहिल बनकर आपको चीट कर रहा था। हे भगवान! अरे ये सब क्या है? माँ जी, इतने दिनों से दोनों का पता लगा रही थी मैं, तब मुझे इन सब बातों का पता चला। हमें माफ कर दो मीना, हमने हमेशा ही तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुमको नीचा दिखाया। आई एम सॉरी भाभी। हाँ बहू, आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। तुम तो सच में डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव। ऐसा मत बोलिए माँ जी। अरे नहीं बेटा, हम लोग हमेशा बेटी और बहू में अंतर करते थे, मगर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से तू अपने पसंद की जॉब करेगी और एक डिटेक्टिव बनेगी, हमारी बहू जेम्स बॉन्ड। चालू बहू। कमलेश और उर्मिला जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अंशुल और छोटे बेटे का नाम प्रदीप। दोनों की शादी हो चुकी थी। अंशुल की पत्नी सीमा और प्रदीप की पत्नी काव्या थी। बड़े बेटे अंशुल की पत्नी सीमा सीधे साधे स्वभाव की, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की पत्नी बड़े ही चालू स्वभाव की। मम्मी जी, मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, नाश्ता बन गया है, आपको जब भी खाना हो मुझे बता देना। ठीक है बहू, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी काव्या रसोई में पहुंचती है और वहां पर नाश्ता देखती है। अरे क्या बात है, जिठानी जी ने तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बना कर रखा हुआ है। जल्दी से अपना टिफिन पैक कर लेती हूँ, ऑफिस जाकर मजे से खाऊंगी। काव्या अपने टिफिन में खूब सारा ब्रेकफास्ट पैक कर लेती है, अपने लिए भी और अपनी ऑफिस की सहेली के लिए भी। अरे काव्या, चलो, तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद, सीमा बहू, मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अरे मैंने तो इतना सारा ब्रेकफास्ट बना कर रखा था, कहाँ चला गया? अभी तक तो किसी ने खाया भी नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी जी, मैंने नाश्ता बनाया तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। किचन में तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नाश्ता कहाँ चला जाएगा? मुझे तो लगता है तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम्हारा काम करने का मन नहीं है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच में ब्रेकफास्ट बनाया था। शाम को काव्या ऑफिस से लौट कर आती है और वो डिनर बनाती है। खाना खाते वक्त उर्मिला जी अपनी नाराजगी दिखाती है। काव्या बहू, तुमने तो खाना पूरा बनाया है ना, कम तो नहीं पड़ जाएगा? मम्मी जी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ मम्मी, हमारे घर में तो नाश्ता खाना सब कुछ पूरा ही बनता है, आप आज ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, ये तो तू अपनी बीवी से ही पूछ।
सुबह मेरे लिए नाश्ता ही नहीं बनाया। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? मम्मी जी के लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे भाभी, घर में रखा हुआ नाश्ता कहाँ गायब हो जाएगा? आप भी कैसी बातें करती हैं? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने खूब सारा खाना बनाया है, आप आराम से खाइए। हो सकता है भाभी का मन ना हो नाश्ता बनाने का, सीधे सीधे तो वो आपसे कह नहीं सकती, क्यों भाभी? सबकी बातें सुनकर सीमा चुपचाप रह जाती है। और फिर एक दिन, देखो बच्चों, अब हमारी उम्र हो चली है। हमारी जो भी जमा पूंजी है, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ के गहने वगैरह, हम चाहते हैं कि वो अब हम तुम्हें दे दें। अब तुम लोग उनकी देखभाल करो और अपने पास रखो। लेकिन पापा, आप है ना सब संभाल कर रखने के लिए। अरे पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कल को भगवान न करे उनकी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए। अब इस उम्र में किस चीज का क्या पता है ना। बहू सही कह रही है। देखो बेटा, बाकी सारी चीजें तो मेरे पास 2 है, लेकिन ये जो बड़ा वाला हार है ना, ये बस एक ही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये हार आप अपने पास रख लीजिए और बाकी की चीजें आप चाहे तो हम दोनों को दे सकती हैं। लेकिन मम्मी जी, आप इस उम्र में इसे कैसे संभालेंगी? अरे कहीं इधर उधर रखकर भूल गई तो? बहुत सही कह रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस हार को तुम दोनों में से किसे बांटे? हाँ पापा, ये बात तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अंशुल भैया बड़े हैं, आप चाहे तो ये उनको दे दीजिए। हाँ वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, ये हार आप सीमा भाभी को ही दे दो। अरे नहीं, इस पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। पूरे परिवार में किसी को समझ में नहीं आता कि उस हार को दोनों बहुओं में किस तरह बांटा जाए। काव्या हार को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए एक दिन मौका देखकर वो उर्मिला जी के पास पहुंच गई। मम्मी जी, मेरे मायके में ना शादी है, तो मुझे वो आपका बड़ा वाला हार चाहिए था। अरे हाँ, क्यों नहीं बहू, ले जाओ, तुम्हारे काम नहीं आएगा तो किसके आएगा, लेकिन थोड़ा संभाल कर रखना। हाँ बेटा। काव्या उस हार को लेकर अपने मायके चली जाती है और जब वो शादी से लौट कर आती है तो बुरी तरह से रोते और चिल्लाते हुए वापस आती। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। क्या हुआ काव्या, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना काव्या? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि कुछ हो गया है। काव्या क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही अकेले जाने से मना किया था। क्या बताऊं, रास्ते में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया और उसमें से मम्मी जी का बड़ा वाला जो हार था ना। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? वो हार तो बहुत महंगा था। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। अगर मैं उसे वो हार नहीं देती तो वो मुझे मार देता। अरे कोई बात नहीं बहू, हार तो बहुत आ जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ ठीक कहते हैं आप, अगर हमारी बहू को कुछ हो जाता तो। तुम हार की चिंता मत करो काव्या, हम दूसरा हार बनवा लेंगे, तुम अपना ख्याल रखो। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक काव्या की मम्मी काव्या के ससुराल आ जाती है। उस वक्त काव्या अपने ऑफिस में थी। कैसी हैं समधन जी? बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलकर आती हूँ। अरे बहुत अच्छा किया। और बताइए सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है। ये काव्या ना एक पैकेट मुझे दे गई थी जब शादी में आई थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या है, लेकिन जब खोलकर देखा तो कुछ कीमती सामान था, इसलिए सोचा सही समय पर उसे वापस दे देती हूँ। अच्छा, जरा दिखाइए क्या है इसमें। उर्मिला जब उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें वही वाला हार निकलता है जिसके लिए काव्या ने कहा था कि वो चोरी हो गया है। जब काव्या ऑफिस से लौट कर आती है। काव्या, तुमने हम सबसे झूठ बोला, ये हार तुम्हारी मम्मी देकर गई है। काव्या, तुम्हें इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बहू, अगर तुम्हें ये हार चाहिए था तो सीधे सीधे कह देती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि मैं अपनी चालाकी से
हार खोने का नाटक करूंगी और फिर वो हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगा। और मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी मम्मी ही मेरी चालाकी को सबके सामने इस तरह खोल कर रख देगी। आई एम सॉरी। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे! उश, 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 भागो यहाँ से! तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश, 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 अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद। अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच! हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त? अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज़ से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, जिस पर तानिया की सास उससे कहती है,
हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो खत्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई, मम्मी इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस हाँ, पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओई माँ, छी ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, अब इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है। बहू बनी ड्राइवर। मंजित की शादी रोहन से होती है। रोहन को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल, तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है, अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मनहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें, जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूँगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अगले दिन मंजीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है? माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सीखा। मंजित मामा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है और एक दिन, माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी मंजित उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंजित शांत हो जाती है। अगले दिन सास मंजित के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दिया। जितने पैसे हो ले आ, डॉक्टर को आज ही देने हैं। मंजित अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी,
सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहां से उन लोगों को कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी, खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूँगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजीत काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा। जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है। उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं। मंजीत मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती है और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है और सब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। देखो माँ, बारात जा रही है। अरे, तो इसमें कौन सी नई बात है, बारात तो यहाँ से आती जाती रहती है। काश माँ, मेरी भी शादी हो पाती। अरे तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तेरी शादी एक इंसान से करा दूंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ? मैं तो एक चुड़ैल हूँ। अरे, इसका भी इलाज है मेरे पास। कल ही हम नदी के किनारे वाले जादूगर के पास चलेंगे। वो अपनी शक्ति से हम दोनों को इंसान बना देगा। और ठीक ऐसा ही होता है। जादूगर उन दोनों माँ बेटी को चुड़ैल से इंसान के रूप में बदल देता है। ये तो कमाल हो गया माँ, अब तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। ये भभूति रखो, इसे हर रात खा लेना, वरना सुबह तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। जी जी, बिल्कुल खा लूंगी। कुछ दिनों के बाद चुड़ैल की माँ अपनी बेटी की शादी धोखे से हरीश नाम के लड़के से करवा देती है। फिर एक दिन, अरे मान गए हरीश, इतनी सुंदर पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है, और एक तुम हो कि खुश होने के बजाय हमेशा तुम्हारा मुंह हारे हुए लीडर के चमचे की तरह लटका रहता है। अरे सुन भाई, मेरी पत्नी सुंदर है तो क्या करूं, नाचूं? देख लाला, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम हर दूसरे दिन कम से कम 10 लोगों का राशन खरीद कर ले जाते हो। अरे आखिर तुम इतने राशन का करते क्या हो? तुम्हारे घर में तो खाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं। अरे तुझे मेरे घर की बातों से क्या लेना देना? तू चुपचाप अपनी दुकानदारी कर, वरना यहाँ दुकानों की कमी नहीं है। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। हरीश जैसे ही घर पहुँचता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई।
अरे क्या सोचकर मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। अरे क्या हो गया, मेरी बहू तो एक नंबर की चांडाल निकली, मुझे मेरे ही घर की नौकरानी बना दी। ए कमला, क्या बड़बड़ कर रही है? चुपचाप काम नहीं कर सकती क्या? ठीक है बहू। रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे ओ माँ के बच्चे, पहले ये बता तुझे घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाग्यवान, मैं दुकान से राशन खरीद रहा था। आखिर तुम 10 लोगों का खाना अकेले खा जाती हो, इसलिए हर दूसरे दिन राशन खरीदने जाना पड़ता है। अरे चल ठीक है। ए कमला, फटाफट मेरे लिए खाना बना, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ए हरीश, चल मेरे पैर दबा। मेरी समझ में नहीं आता, ये बहू आखिर हमसे किस जन्म का बदला ले रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? अरे नाश पिटी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे ही बड़ी जल्दी थी अपने बेटे की शादी करवाने की। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? जो हर माँ करती है मैंने भी तो वही किया है ना। सही तरीके से जांच पड़ताल तो कर लेती कि लड़की कैसी है, स्वभाव कैसा है। इस तरह आंसू बहाने से अब कोई फायदा नहीं। जो गलती की है अब तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आपका ये भाषण सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं तो चली रसोई घर में खाना बनाने, नहीं तो ये डायन मुझे ही पकाकर खा जाएगी। कमला रसोई घर में चली जाती है। इस तरह हरीश और उसके घर वालों की जिंदगी नरक बन जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात, आज तो खाना खा के मजा आ गया। कुछ भी कहो, मेरी बुढ़िया सास खाना एक नंबर का बनाती है। और ये कामचोर हरीश क्या कर रहा है? ए लड़के, ठीक तरह से पैर दबा। तो मुझे बहुत नींद आ रही है। इस तरह उस रात चुड़ैल जादूगर की दी हुई भभूति खाना भूल जाती है। अगली सुबह अपनी बगल में लेटी चुड़ैल को देखकर हरीश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गया रे, ये क्या, ये भाग्यवान, तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, तूने सही कहा हरीश, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। इतना कहकर हरीश घर से बाहर की तरफ भागता है। तभी उसके पड़ोसी भी जाग जाते हैं और सब देखते हैं कि हरीश के पीछे एक चुड़ैल पड़ी है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये तो उसकी पत्नी ही है। सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को मारते मारते एक कुएं की तरफ ले जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों से डरती, रोती, बिलखती उस कुएं तक पहुंच जाती है और अनजाने में ही कुएं के अंदर गिर जाती है। गांव वाले फौरन कुएं में कुछ कचरा और डंडिया डालकर उसे भर देते हैं और इस तरह हरीश का अपनी पत्नी यानी कि चुड़ैल से पीछा छूटता है और हरीश और उसके घर वाले चैन की सांस लेते हैं। चुगलखोर बहू। मधु अपने परिवार के साथ चंदनपुर शहर में रहती है। मधु की एक बड़ी ही बुरी आदत है, वो सबकी चुगली करती रहती है। रविवार के दिन मधु की ननद सीमा और उसके ससुराल वाले उनके घर आते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और सीमा, कैसी हो? ठीक हो भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ना बढ़िया हूँ। अरे तुमने जो वो अचार भेजा था ना, बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा? थैंक यू भाभी, मैं इस बार ना और भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, और मत भेजना, मम्मी जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, ऐसा वो कह रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी मम्मी अचार के बारे में? अचार के बारे में तो नहीं कह रही थी, वो तुम्हारे खाने के बारे में कह रही थी कि सीमा को अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया। क्या? मम्मी ने ऐसा कहा?
हाँ, पर कोई नहीं ना सीमा, तुम बुरा मत मानो, मुझे तो अचार बहुत पसंद आया। हाँ, मम्मी को तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। मेरे हर काम में बस कमियां ही ढूंढती रहती हैं। सीमा और उसके ससुराल वाले अपने घर जा रहे होते हैं। तब मधु की सास कहती है, अच्छा सीमा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। सीमा रूखेपन से जवाब देकर वहां से चली जाती है। अरे सीमा को क्या हो गया बहू? कुछ कहा क्या उसने? अब पता नहीं माँ जी। मधु अपनी सहेली संजना से बात कर रही होती है। अरे तुझे पता है, मैं ना शीला की पार्टी में गई थी उस दिन। तेरे बारे में पता नहीं वो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझसे तो सुना भी नहीं गया। हाँ, अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? शीला कह रही थी कि जब भी मैं संजना को पार्टी में बुलाती हूँ वो आती ही नहीं। उसे पैसों का बड़ा घमंड है भाई। क्या उसने ऐसा कहा? मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे छोड़ ना, उसकी बात ही नहीं करनी हमें, छोड़, चल छोड़। मधु अपनी सहेली से बात कर रही होती है, तभी उसका पति सचिन आ जाता है। अच्छा संजना, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मधु इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे पता नहीं क्या हो गया है, सीमा माँ से बात ही नहीं कर रही। तुमसे कुछ कहा था क्या उसने? नहीं तो जी, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे। पर क्या मधु, बताओ मुझे। जब ना हम सब बाहर बैठे थे तो मधु की सास मुझसे आकर बोली कि अब तुम लोग भी एसी खरीद लो, गर्मी बहुत लगती है यहाँ आकर। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ जी, ऐसा कहा। अब मधु के घर वाले ना हमेशा ही हमें नीचा दिखाते रहते हैं। नाराज तो हमें होना चाहिए, और सीमा नाराज होकर बैठी है। कोई बात नहीं, होने दो नाराज, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। मधु मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद उससे बात करने की। ठीक है जी। एक दिन मधु टीवी देख रही होती है और उसके पास सीमा का फोन आता है। मधु टीवी में इतना ज्यादा बिजी होती है कि फोन नहीं उठाती। अगले दिन सीमा घर पर आ जाती है। अरे वाह सीमा, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हाँ हाँ, आप लोग तो मुझे भूल ही गए हैं ना बुलाते हैं ना फोन उठाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ सीमा, बताओ मुझे। आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सीमा रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सचिन भी वहां आ जाता है। रुकिए जी, मैं बात करती हूँ सीमा से। मधु सीमा को समझाने जाती है और उसकी सास और सचिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगते हैं। अरे छोड़ ना सीमा, तेरे भैया की तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। मैंने उन्हें बताया भी कि सीमा के घर वालों को गर्मी लगती है, जब वो लोग आते हैं तो हमें एक एसी ले लेना चाहिए। तो उसमें भड़क गए, कहने लगे उन्हें अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड है। मधु की सास और सचिन ये सब सुनकर चौंक जाते हैं कि मधु ये सब क्या बोल रही है। शायद मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था भाभी। अरे नहीं नहीं मधु, तू क्यों नहीं आएगी, ये घर तेरा भी तो है ना। माना कि मम्मी जी तेरे हर काम में कमी निकालती रहती हैं, पर तभी अचानक सचिन और उसकी सास कमरे में आ जाते हैं और मधु उन्हें देखकर चौंक जाती है। मम्मी जी, मैं ना सीमा को बस समझा रही थी कि वो कहीं ना जाए। समझा रही थी या भड़का रही थी? हाँ, तुम इतनी बड़ी चुगलखोर हो मधु, हर किसी की बुराई करती हो, सबके बारे में झूठ बोलती हो ताकि हमारे बीच झगड़ा हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने तुम्हारा ऐसा रूप भी आएगा। मुझे माफ कर दीजिए जी। आपने मुझसे भी झूठ बोला भाभी। उन तीनों के सामने मधु की पोल खुल जाती है और वो सर झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकती है। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए
अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। एक बार की बात है, राधोगढ़ गांव के पास एक नदी बहती थी। खेती के साथ साथ पीने के लिए भी उसी नदी का पानी इस्तेमाल होता था। उस नदी में एक चुड़ैल रहती थी। वो कुछ दिनों से लोगों को पानी नहीं भरने देती थी और बहुत परेशान करती। एक दिन, ए कमला, तूने मेरी चोटी क्यों खींची? पगला गई है क्या विमला? मैं भला तेरी चोटी क्यों खींचूंगी? झूठ मत बोल, यहाँ हम दो ही तो हैं। अरे अरे, वो देखो, हमारी मटकी का पानी कौन गिरा रहा है? रास्ते में उन्हें भुवन मिला, जो बैलों को पानी पिलाने नदी लेकर जा रहा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रही हो जैसे भूत पीछे पड़ गया हो? हाँ दादा, भूती है नदी पर, सच में। भक, मैं ही मिला चुहल करने के लिए। दरन हो गई जिनैया मैं कैसी करूं। अरे क्या हुआ, ये बैल पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? और अरे मेरी धोती कौन खींच रहा है? कहीं भूत भागो रे। इसी तरह एक दिन रामू वहाँ से जा रहा था। उसने देखा बीच धारा में एक औरत बड़े आराम से बैठी हुई है। ए, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? अरे बाहर आ जाओ, मरना है क्या? उसने पलटकर आदमी की तरफ देखा और फिर जोर से हंसी। तुझे मारना है? कहकर हाथ बढ़ाना शुरू किया। वो तेजी से गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा और गांव आकर लोगों को बताया। हाँ, उस दिन मेरे बैलों को पानी भी नहीं पीने दिया उस चुड़ैल ने। हमारी मटकी का पानी गिरा दिया था। लगता है हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। बिल्कुल सच कहा भुवन, मेरा भी यही मन है। गांव के सब लोगों ने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। भुवन बेटा, हो गई तैयारी? हाँ काका, हो ही गई समझो। हम्म। मुझे लगता है क्यों ना हम मुखिया जी के पास चले। हाँ, शायद कोई उपाय निकले। काका, मुखिया जी कोई ओझा तो नहीं? मुझे लगता है हमें हनुमान मंदिर के पुजारी के पास चलना चाहिए। बात तो तुम्हारी भी सही है। सारे गांव वाले पुजारी जी के पास गए। कहो, कैसे आना हुआ? हाँ पंडित जी, हम नदी वाली चुड़ैल के आतंक से परेशान हैं। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है हम सबको भी गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। समस्या तो गंभीर है, पर भगवान दयालु है। अवश्य ही कोई उपाय मिल जाएगा। आप ही बताइए, क्या करना होगा? हमें एक हवन करना होगा। जैसे ही उस हवन का पवित्र धुआं उसे लगेगा, वो श्राप मुक्त हो जाएगी। पर चुड़ैल को हवन कुंड तक लाना असंभव है। असंभव में ही संभव छुपा है भुवन। तो हवन किया जाए। कल हस्त नक्षत्र है, कल ही ठीक रहेगा। ठीक है पंडित जी। आप लोग इस सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए। मैं ब्रह्म मुहूर्त में वहां पहुंच जाऊंगा। हम सब भी पहुंच जाएंगे। हवन कुंड तैयार है, मैं जल लेकर आता हूँ नदी से। किसकी मौत आई है जो मुझे सोते ही जगाने चला आया? चुड़ैल जी, आप सोइए, मैं तो पूजा के लिए जल लेने आया हूँ। ये नदी मेरी है, इसका पानी भी मेरा, समझे? और हाँ, अपनी अकल को प्रसाद के जैसे बांटना बंद करो, समझे? पर क्यों चुड़ैल जी? क्योंकि मैंने ऐसे कहा। अब चुप, एकदम चुप। चुड़ैल जी, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। जो हारेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? तुम साधारण गांव वाले मुझ जैसी ताकतवर चुड़ैल से शर्त लगाओगे? फैसला
चुड़ैल जी, पहले शर्त सुन तो लो। जितना तो मुझे ही है, फिर भी बता ही दो। अभी हम यहाँ नदी पर हवन पूजन कर रहे हैं, आपको उसमें आना होगा। उसके बाद हम सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। और नहीं आई तो ऐसे ही रोज तुम्हारी नींद में खलल डालेंगे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मुझे कोई मंत्र सुनाई नहीं देना चाहिए। मैं पूजा में भाग नहीं लूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, आप बस वहाँ बैठिएगा। चलो। गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर गए, पर पुजारी जी ने इशारा किया तो वो शांत होकर बैठ गए। जैसे ही पंडित जी ने आखिरी आहुति आग में डाली और धुआं चुड़ैल की तरफ गया, वो जलने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ, कोई बचाओ, मैं सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। सब लोग सोच रहे थे कि चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी, पर ये क्या? उस डरावनी चुड़ैल की जगह पर एक खूबसूरत परी खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक परी हूँ। एक शाप के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा। आज आपके कारण मैं शाप मुक्त हो गई हूँ। अब मैं परी लोग जाऊंगी। उससे पहले एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? अगर कुछ देना है तो ऐसा वरदान दो कि इस नदी का पानी कभी न सूखे। तथास्तु कहकर परी उड़ गई। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना हार नहीं मानना चाहिए। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। भाभी जरा मेरा टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ, तुम अकेले ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ? इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ, तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो। आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा, वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी ये क्या, सब कुछ तला भुना बनाया है। ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा, तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू, मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मैं
मर गई। बहू, रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है। एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहां खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहां एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी? और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा और देखना, खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लगता है। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। जेठानी की शादी। बड़ी बहू होने के नाते वो सबका ख्याल रखती, लेकिन पति शराबी और बीमार रहा करता था। किसी ने शादी से पहले पति की कमियों के बारे में बताया नहीं था। ऐसे में भाभी, अब तुम कर भी क्या सकती हो? लोग तो बातें बनाएंगे ही। अब तुम एक के लिए दूसरे की जिंदगी थोड़ी ना खराब होने दे सकती हो। फिर भी दीदी, लोग सोचेंगे छोटे बेटे की शादी बड़े बेटे से पहले क्यों करवा दी, और इस तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो क्या करे, उसकी शादी करवा दे। दीदी शादी तो करवा देंगे, लेकिन कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार भी तो हो। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। क्या तुम इसकी शादी करवाना चाहती हो तो मैं लड़की ढूंढना शुरू करूं? हाँ भाभी, क्यों नहीं। अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, जो मेरे इस निकम्मे बेटे से शादी कर ले।
कम से कम उसके आने से ये ठीक तो हो जाए। कुछ दिनों बाद देखो तो कैसी है ये लड़की, गरीब घर की है लेकिन सोना है सोना। अरे दिखने में सुंदर और घर के काम में तो जैसे सर्वगुण संपन्न। बुआ जी है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये बच्ची लग रही है। हमारे जेठ जी की तो अच्छी खासी उम्र है, माना शादी नहीं हो पाई लेकिन उम्र थोड़ी ना रुकती है। अरे बच्ची है तो बच्ची जैसी ही लगेगी ना, तुमसे 5 साल छोटी है लेकिन सुंदर और संस्कारी है। कमल के लिए इसका ही रिश्ता लाई हूँ, और लड़की छोटी हो तो ही कब्जे में रहती है। क्या कमल के लिए रिश्ता मिल गया? मुझे तो दिखा लड़की की फोटो। लेकिन बुआ जी ये लड़की जेठ जी से बहुत छोटी है, और इस लड़की के घर वाले मान गए क्या इस रिश्ते के लिए? उन्हें सब कुछ बता तो दिया है ना आपने? और नहीं तो क्या, लड़की वाले मान गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें दिखाने लाई हूँ। लड़की वाले गरीब और भले लोग हैं, लड़की के पिता नहीं है, इसलिए उनको रिश्ते के लिए मनाना मेरे लिए और आसान हो गया। अच्छा, लेकिन लड़की और कमल के बीच उम्र का कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा? अरे तो क्या हुआ, इतना तो चलता है। और सबसे बड़ी बात, लड़की वाले मान गए हैं। बेचारे गरीब है ना, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने थोड़ी ना देंगे। तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? हाँ, क्यों नहीं। हमें तो बस उसका घर बसा दिखना चाहिए, बाकी उससे वैसे भी मतलब नहीं है हमें। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जेठ जी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जेठ की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत। भगवान ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए। लड़की के पैर सही नहीं थे। बुआ जी ये सब कहना बंद कीजिए। आप देख नहीं रहे माँ जी की हालत, और उनकी बीवी को तो देखिए, अभी तो घर आई थी और पति नहीं रहा, ऊपर से आप। लगता है वो लड़की ही खराब थी इनके कमल के लिए, तभी तो शादी होने के बाद ही पति की मौत हो गई। भगा दो अभी से यहाँ से। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि इसके पैदा होते ही इसके पापा की मौत हो गई थी। लगता है इसके पैर खराब है, जिस घर में भी जाएगी अपने साथ अपनी ये मनहूसियत लेकर जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ इनके बेटे के साथ। नई बहू घर आते ही बेटा घर छोड़कर चला गया। इस तरह आस पड़ोस की औरतें मिलकर कुछ दिनों तक नई बहू पर इल्जाम लगाती रहती है, उसके बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाते रहते हैं, और ये बात सोनम देख नहीं पाती। फिर एक दिन, मेरे कारण पहले पापा नहीं रहे, फिर ये मैं ही मनहूस हूँ, आप लोग मुझे घर से निकाल दीजिए। नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं? इन लोगों को तो जवाब मैं देती हूँ। फिर बहू पड़ोसियों को कहती है, आप सबको क्या लगता है जेठ जी के गुजर जाने का गम केवल मम्मी जी को है और जेठानी जी को नहीं? वो उनके भी पति थे, जिसके साथ कुछ समय पहले ही इनकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद ये सब हो गया, और आप सबको लगता है कि उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा? अरे उनके लिए तो ये सबसे बड़ा दुख है। बहू ये क्या बोल रही है? चुप रह, मोहल्ला है ये, हमारा समाज है। समाज ही तो है ना माँ जी, किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देगा ये। मम्मी जी, आप इन लोगों को चुप रहने के लिए क्यों नहीं बोल रही? आप देख नहीं रही ये जेठानी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? इनको लगता है कि जेठ जी की मौत जेठानी जी की वजह से हुई है। ऐसा तो नहीं है माँ जी। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, वो अपनी हरकतों के कारण नहीं रहा। कितना समझाया था गलत संगत छोड़ दे, लेकिन नहीं। माँ जी वो कोशिश कर रहे थे कि वो सब छोड़ दे, लेकिन देर हो गई। जब मम्मी जी आपको सब पता है तो आप इनको बोलती क्यों नहीं? सच में तो ये सब भी जानती हैं, लेकिन इन लोगों को बस बातें बनाने के लिए चाहिए जिसे ये कोस सके। सही कह रही हूँ ना? आप सभी जानते हो जेठ जी की मौत उनके खुद की वजह से हुई है, उनके शराब पीने की वजह से। और जिस बुरे हालातों में हमें उस बेचारी औरत का साथ देना चाहिए, आप सब लोग मिलकर उसे कोस रहे हो। अरे बहू तू गलत समझ रही है, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और बुआ जी आप ही तो ये रिश्ता लेकर आई थी ना, आपने भी कुछ नहीं बोला।
वो बेचारी लड़की जिसके पति की मौत अभी अभी हुई है, आप सभी लोग उसे हिम्मत देने के बजाय उसे कोस रहे हैं। अरे उस लड़की की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक शराबी की विधवा बनकर गुजारनी पड़ेगी। सोचिए इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। जिस उम्र में उसे घूमना फिरना चाहिए, अपने जिंदगी को खोलकर जीना चाहिए, उस उम्र में वो एक विधवा बनकर काटेगी। और ऊपर से उसे ये भी सुनना पड़ेगा कि वो विधवा खुद की वजह से हुई है। ये सब है आप लोगों की सोच। शर्म आती है मुझे आप सब पर। तभी एक पड़ोसन बोल पड़ती है, तू तो बड़ी वकील बन रही है ना, तो करवा दे जेठानी की शादी। अरे कैसी बात कर रही हो, दूसरी शादी, वो भी बहू की? अरे हम ना करा पाएंगे, रहे इसी घर में, बनाए भी खिलाए भी। नहीं नहीं भाभी, अब ये पाप हम नहीं करेंगे। अरे ठीक ही तो बोल रही है छोटी बहू, हमने शादी कराई थी वो भी सब जानने समझने के बाद। हम अब बड़ी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। आखिर उसकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ये हुई ना बात। और अब हम करेंगे सारा खर्चा जेठानी जी की शादी का। हाँ सही बात है बहू, हमने इसके साथ धोखा किया। जिस बेटे को हम नहीं संभाल पा रहे थे उसे इस बच्ची के हवाले कर दिया। बहू की ये बात सुनकर सभी बड़ी बहू से माफी मांगते हैं और सास और देवरानी मिलकर अपनी जेठानी की दूसरी शादी करवाते हैं। भाभी जरा मेरा टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ तुम अकेली ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ। इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो, आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी ये क्या, सब कुछ तला भुना बनाया है। ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई बहू। रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है
और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है। एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहां खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं, और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहां एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी? और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा, और देखना खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लगता है। जेठानी ले आई गांव वाली देवरानी। चालाकी ऐसी चीज है जो करनी सभी को भारी ही पड़ती है, लेकिन कोई समझे तब ना। आजकल लड़कियां ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू मिली है सोनम। बस उसके जैसी ही एक और मिल जाती छोटे विजय के लिए। रीटा बहन की सोच थी कि बहुओं को बेटियों की तरह रखना। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए भी पढ़ी लिखी कमाऊ बीवी चाहिए थी, लेकिन क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया है? बेटे आपके सुंदर, घर आपका बड़ा, और सोच भी आपकी सास वाली भी नहीं है, तो क्यों नहीं मिलेगी बहू? और सोनम बहू को देखो कैसे राज कर रही है पूरे घर में। मैं अपने विजय के लिए भी सोनम जैसी नौकरी करने वाली बहू ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रही। काम करने वाली बहू? लेकिन भाभी ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के लड़कों को ऐसी ही लड़कियां ज्यादा पसंद होती है जो उनके कदम से कदम मिलाकर चले, अपने पति की बराबरी करे। कल को एक की नौकरी ना रहे तो दूसरा सहारा बने। जेठानी जो मन में सोचती है कि भाई छोटी भी नौकरी पेशा आ गई तो घर का काम कौन करेगा, उसे देवरानी नहीं बस एक नौकरानी की तलाश थी। अरे कैसी बात कर रही है माँ, मैं तो नौकरी पेशा होकर पछताती हूँ। वो भी आ जाएगी तो कैसे घर का कामकाज होगा? अरे मेरे लिए तो ऐसी बहू भी चलेगी, लेकिन क्या मेरे विजय को ऐसी बीवी चलेगी? मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। अरे भाभी क्यों नहीं, बहू सही तो बोल रही है।
और वैसे भी लड़कों को ऐसी ही लड़की ज्यादा अच्छी लगती है जो घर परिवार देखती है। बाकी विजय तुम्हारा राजी रहे, पैसे की कमी थोड़ी ना है जो बहू का मुंह देखना पड़े। लो जी, जेठानी की चाल तो कामयाब हो गई। वो समझ जाती है कि अब तो उसका ही राज चलेगा, क्योंकि जैसा वो चाह रही है वैसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसी लड़की भी कौन सी आसानी से मिल जाती है। आजकल तो लड़कियों को भी माँ बाप लड़कों की तरह पढ़ाते हैं। शादी के वक्त ही पूछ लेते हैं कि भाई हमारी लड़की की नौकरी तो नहीं छुड़वाओगे ना। क्यों बहू, भूल गई तेरे पापा ने क्या कहा था? माँ जी, उसकी चिंता मत कीजिए। देवर जी के लिए एक सुंदर और घरेलू बीवी ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिनों बाद हाँ माँ जी, वो तो पापा थोड़ी ज्यादा ही सोचते हैं। नहीं तो कौन पिता नहीं चाहता कि बेटी ससुराल में काम करे, सास की सेवा करे। वैसे माँ जी, मुझे अपने देवर जी के लिए एक सुंदर सी देवरानी मिल गई है। अच्छा, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या देखा है तूने अपनी देवरानी में। वैसे बात तो सही है, घर में भी तो कोई रहना चाहिए। घर दिन में ना काटने को दौड़ता है। जानती हूँ माँ जी। देखिए, ये है रूपाली। ये एक छोटे से गांव से है, बहुत ही सुंदर, सुशील है, एकदम घरेलू टाइप। अरे मैंने तो सुना है कि पूरा मोहल्ला उस लड़की के गुणों की तारीफ करते नहीं थकता। अरे शादी हो गई ना देवर जी की तो राज करेंगे इसके साथ। हाँ। जेठानी सास को फोटो पकड़ा देती है। फोटो देखकर, हाँ सुंदर तो बहुत है, बाकी मिलकर ही पता लगेगा कि क्या करती है, कैसी है। और फिर विजय को भी तो पसंद होनी चाहिए ना। तो माँ जी, आप कहे तो कल ही इनके घर चलते हैं, लड़की को भी देख लें और विजय भैया भी बात कर लें, और विजय भैया को मैं बता दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुझे जेठानी बनना है, तू तो घर का सब जानती है, तो देख ले, जो सही लगे कर ले, ठीक है। शाम को देवर से, देवर जी ये देखिए कैसी है ये लड़की, कैसी लगी? माँ जी को तो बहुत पसंद है। देवर फोटो देखता है, उसे लड़की गंवार सी लगती है। नहीं भाभी, ये नहीं, इसे मैं सोसाइटी में कैसे अपने साथ खड़ा करूंगा? नहीं 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 नहीं। जेठानी को अपनी सत्ता हिलती सी दिखती है। वो सोचती है कि अगर देवर ने कोई अपनी पसंद की लड़की खड़ी कर दी तो क्या होगा? घर बाहर का काम कर करके उसका तो जूस निकल जाएगा। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। देवर हैरान, अरे किया क्या बेचारे ने? क्या नहीं कर सकता? अरे क्या सोच रही है भाभी? गरीब लड़की जिसने आपकी फोटो देखते ही आपको देवता माना, आपसे तो वो मन ही मन शादी भी कर चुकी हैं। माँ जी ने उसे ही इस घर की बहू के रूप में देखा, लेकिन आपको क्या? आप तो प्रैक्टिकल है, आप तो किसी हुस्न परी से शादी करनी है। देवर भाभी की इमोशनल ड्रामे का शिकार हो जाता है और मान जाता है शादी के लिए। ऐसे ही सब लड़की से मिलने जाते हैं और लड़की पसंद आने पर जेठानी देवर और देवरानी की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद एक नंबर की गंवार। अब देखो रूपाली, मुझे जॉब के लिए देर हो रही है। एक काम कर दो मेरा, कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। आज से ना मेरे पहनने वाले सारे कपड़े तुम धो दिया करना, ठीक है? देवरानी, जो जेठानी के सारे हुक्म किसी आका की तरह माना करती, वहीं जेठानी भी अपने गेम को खुल कर खेल रही थी। शाम को, अरे बहू, मेरे लिए जरा एक कप चाय बना कर लाना। रूपाली, माँ जी को एक कप चाय बना कर दे दो। लेकिन भाभी मैं तो। प्लीज रूपाली, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जी ठीक है। अच्छा हुआ मैं अपने लिए एक घरेलू देवरानी ढूंढ कर लाई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मुझे बस जॉब का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो प्यारी प्यारी देवरानी संभाल लेती है। वाह जी वाह, कितनी समझदार हूँ मैं। लेकिन दिन एक से नहीं होते। जो नया होता है वो एक दिन पुराना हो जाता है और वो रंग सामने आता है जो उसका असली रंग होता है। और फिर, रूपाली जरा मेरा फोन पास करना, और वो फोन में चार्जिंग नहीं होगा, मेरे बैग में चार्जर रख देना। और हाँ बस जितने दिन की ऐश थी जेठानी साहिबा की, वो खत्म और देवरानी का असली चेहरा बाहर। क्यों दीदी, आप क्या कर रही हो?
बैठी ही तो हो। और दीदी, ये छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो। वैसे भी ऑफिस में भी तो काम करती होगी ना, हैं? हाय रे, ये क्या? सत्ता तो अभी तो बनी थी, आक्रमण हो गया और पूरा ख्वाबों का किला धुस। ओए सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गंवार कहीं की। मैं ना होती तो किसी गांव के घर में चूल्हा फूंक रही होती। ओए होए, ये मुंह और मुख की दाल। मैं कहाँ बैठी होती ये आपको ज्यादा पता है। मेरी सुंदरता और गुणों की चर्चा 7 समंदर पार तक थी, तो मैं कहाँ होती ना, इसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। अगले दिन, अरे माँ, ये देवरानी साहिबा कहाँ है? उठी नहीं है क्या अभी तक? अरे वो है कहाँ, वो तो सुबह की बस से ही गांव चली गई। और हाँ, वो बात कर ही रही थी कि सामने से जेठानी का फोन आ जाता है। सुनिए दीदी, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बस का टाइम हो गया है, इसलिए मैं कपड़े और बर्तन धो कर नहीं गई हूँ। इसलिए वो काम आप ही कर लेना। और हाँ, सासू माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना। कमाई के चक्कर में ना हवाई मत हो जाना। हाय रे, जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों नहीं करके गई हो? और माँ जी ने हाँ बोला था क्या जाने के लिए? और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि जाऊं या नहीं। माना भाभी, बहुत गर्मी है, लेकिन ये क्या कि आप अपना मानसिक संतुलन ही छोड़ देती हैं। अरे बकवास करने की भी हद होती है भाभी। अच्छा, तो तुम वापस आओ, काम पूरा करो और फिर जहां जाना है जाओ। सास सब सुन रही थी। वो समझ जाती है कि जेठानी ने किस मकसद से देवरानी की शादी इस घर में करवाई है। फिर एक रोज जब देवरानी वापस आती है तो, माँ जी, मेरे ना होने पर लग रहा है कि नाश्ता खाना आपने सब छोड़ दिया था। कैसी पतली हो गई है इतने दिनों में। अरे कौन देगा मुझे खाना, वो तो नौकरी करती है। तू भी किसके भरोसे छोड़कर चली गई मुझे? अरे क्या करती माँ जी, माँ की तबीयत खराब थी ना तो गई थी, वरना नहीं जाती। वैसे भी ना माँ जी, भाभी को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए। हम कौन सा उनके पैसे रखते हैं, अरे घर उनका भी तो है ना। ये बोलकर गांव से सफर करके जो लड़की आई, वो तुरंत सास को खाना देने के लिए किचन में घुस गई। तभी जेठानी, अरे आ गई हो तो चाय भी बना दो, और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी कर दो, मैं पैक करके भी ले जाऊंगी। सास को गुस्सा आता है। देख बड़ी बहू, तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, छोटी ही काम करती रहे ये ठीक नहीं। अरे तो मैं क्या करूं? मैं कमाती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती? ये इस गंवार से करवाओ। वैसे भी घर के काम तो छोटे लोग ही करते हैं। तभी देवरानी आ जाती है। माँ जी, आप ना परेशान ना हो, मैंने शाम के खाने के लिए एक छोटी लोग जैसी नौकरानी रख ली है। सुबह का मैं बनाऊंगी और रात का या तो भाभी या तो वो नौकरानी। और नौकरानी के पैसे तो भाभी ही देंगी ना, क्योंकि वो कमाती जो है। सास को बहू का आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन जेठानी वो अब शाम का खाना बनाती है, क्योंकि पैसे वो भी औरतों के पर्स से निकले। अरे ना जी ना। दिव्या को देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हमारे यहाँ 5 कार हैं, 7 बाइक्स हैं, फिर भी हम बस से आए हैं। वो क्या है ना कि हमें दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है। बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन खुद की गाड़ी में बैठना दिखावा थोड़ी ना होता है। अरे हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पोल्यूशन बहुत है ना, तो हम गाड़ी में नहीं निकलते हैं। हाँ, ये उससे भी बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन अगर आपको पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो घर में 5 कार और 7 बाइक क्यों रखी है? अरे इतने पैसे हैं, फुर्सत में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते एक हेलीकॉप्टर खरीदने का सोच रहा था। तो क्यों नहीं खरीदा? अरे उसके पंखे हवा ज्यादा देते हैं, हमारी माँ को ठंड बहुत लगती है ना, अब बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा और नेक ख्याल है। हम कैसे मान ले कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? अरे हमारा परिवार झूठ नहीं बोलता, दिल्ली शहर में किसी से भी पूछ लीजिएगा,
हमारे बेटे का बड़े लोगों में उठना बैठना है। हाँ, अरे छोटो चुप रह, इतने बड़े लोग हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी फैक्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री कि यहाँ ग्राहक आया, इधर सामान बनाया जल्दी जल्दी, और हम हर काम ना जल्दी करते हैं। हाँ, वही तो। तब जल्दी जल्दी अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए। दिव्या के पिताजी दिव्या के भाई छोटू की एक भी बात न मानते हुए दिव्या की शादी दिल्ली के इस फेंकू परिवार में करवा देते हैं। जब दिव्या ससुराल पहुंचती है तब आपकी कार्स और बाइक्स कहाँ है? मुझे बाहर जाना था किसी काम से। कार और बाइक्स? कौन सी कार और बाइक्स? अरे, जब आप मुझे देखने आए थे तो कहा था ना कि आपके यहाँ 5 कार्स हैं और 7 बाइक्स हैं। हाँ हाँ, उस दिन थी, आज नहीं है। है? आज कहाँ गई? अरे जिनकी थी वो ले गए। मतलब वो आपकी नहीं थी? आपने तो कहा था हमारे घर पर है। हाँ, घर पर थी। बाबूजी का एक पार्ट टाइम काम है, कार और बाइक धोने का। उस दिन घर पे 5 कार और 7 बाइक्स थी तो बोल दिया था। अरे झूठ थोड़ी ना बोला है, जैसा था वैसा बोल दिया। और वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाली बात, वो झूठ थी क्या? अरे बिल्कुल नहीं। शहर में एक नई कंपनी आई है पंखे की, जिसके पंखे बड़े हैं। कंपनी का नाम हेलीकॉप्टर रखा है। जब लेने गए तो हवा बहुत तेज फेंक रहा था, तो माँ ने बोला ठंडी लगेगी बेटा। वैसे भी दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है ना। झूठ कहाँ बोला मैंने, जैसा था वैसा बोल दिया। हे भगवान! और वो फैक्ट्री वाली बात, इधर ग्राहक आया उधर सामान तैयार। अरे वो भी तो बिल्कुल सही है। मेरा ना पानी पूरी का ठेला है, इधर ग्राहक आता है उधर पानी पूरी बना देता हूँ। अरे झूठ कहाँ बोला, जैसा था वैसा बोल दिया। हे राम, मेरे तो कर्म फूट गए। आपने तो कहा था कि आप लोगों का बड़े लोगों में उठना बैठना है। अरे है तो। पहले मैं बहुत बड़े लोगों के यहाँ नौकर था। जब भी कोई गलती करता तो वो मुझसे उठक बैठक लगवा देते। हो गया ना बड़े लोगों में उठना बैठना। दिव्या अपने साथ हुए धोखे पर रोने लगती है और ठान लेती है कि वो ससुराल वालों को लाइन पर लाकर ही रहेगी और उनकी ये झूठ बोलने वाली आदत छुड़वा कर रहेगी। आप लोग खाने में क्या लेंगे? करेला खा लूंगा। अरे मुझे तो टिंडे खाने हैं। कद्दू खाऊंगा। अच्छी बात है, खाने की टेबल पर मिलते हैं। शाम को जब सब खाने की टेबल पर मिलते हैं तो सब देखते हैं कि टेबल पर प्लेट्स में एक पूरा और कच्चा कद्दू रखा है, कच्चा करेला रखा है और कच्चे टिंडे भी रखे हैं। बहू, ये सब क्या है? ससुर जी के लिए करेले, आपके लिए टिंडे और श्रवण जी के लिए कद्दू। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये पकाया क्यों नहीं है? आप लोगों ने पकाने को तो नहीं कहा था, बस मैंने पूछा था क्या खाएंगे, तो आपने ये कहा था कि करेले, टिंडे और कद्दू खाने वाले हैं। ये क्या मजाक है दिव्या, तुम झूठ बोल रही हो। अरे मजाक कहाँ है? आपने कहा कद्दू खाएंगे तो खाइए, ऐसी थोड़ी ना कहा था कि पका हुआ खाएंगे। और वो आप क्या कहते हैं, जैसा था वैसा बोल दिया। झूठ कहाँ बोला मैंने? दिव्या की बात सुनकर समझकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपने किए और झूठ बोलने की आदत पर पछतावा होता है। दिव्या समझदारी दिखाते हुए उन्हें सच के रास्ते पर चलने और किसी से मजाक में भी झूठ ना बोलने की सीख देती है और उनके काम में मदद करके उनके काम को और बड़ा बनाने में मदद करने लग जाती है। जुड़वा सास। घनश्याम की शादी की बात एक जगह चल रही थी। घनश्याम को लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़की को घनश्याम ने पसंद किया है उसकी एक जुड़वा बहन भी है। उन दोनों जुड़वा बहनों का अपने पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था
और इसीलिए मरते वक्त दोनों जुड़वा बहन के पापा ने घनश्याम से कहा कि वो उन दोनों के साथ शादी कर ले और अपनी सारी जायदाद उन्होंने घनश्याम के नाम कर दी। और इस तरह घनश्याम 2 जुड़वा पत्नियों का पति बन गया। उन दोनों बहनों में से एक का नाम था रमा और दूसरी का नाम था सारिका। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमा की तो कोई संतान नहीं हुई, पर सारिका को एक बेटा हुआ। जब सारिका और घनश्याम का बेटा अविनाश 28 साल का हुआ तो उसकी शादी अंजलि नाम की लड़की के साथ हो गई। देखो बहू, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें 2 सास मिली है अपना ख्याल रखने के लिए। हाँ अंजलि, और मेरी दोनों माँ बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। देखो बहू, सास तो तुम्हारी 2 है, लेकिन असली सास तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि अविनाश ने मेरे पेट से जन्म लिया है। हाँ भाई, सही बात है। मुझे तो कभी कोई औलाद नहीं हुई। तुम्हारी बहू तुम्हारी ही रहेगी, फिक्र ना करो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका भी अपनी सास की तरह ही ख्याल रखूंगी। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी सास हैं। देखा कितनी समझदार लड़की है। और प्लीज आप दोनों आपस में बिल्कुल झगड़ा ना करो। अंजलि सबका ख्याल बराबर से रखेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी तो गर्म कर दो। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए गर्म पानी। अरे अंजलि, मेरा टिफिन तो बना दिया है ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? मम्मी जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं अब भी आपका नाश्ता बना देती हूँ। जब रमा ने तुमसे पानी लाने को कहा तो तुम लपक कर ले आई, और मेरे नाश्ते के लिए मुझे इंतजार करने को कह रही हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त मैं फ्री थी तो मैंने रमा मम्मी जी के लिए जल्दी से पानी गर्म कर दिया। अरे सब समझती हूँ। रमा मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन शाम के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पास तो आओ। देखो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर और काफी भारी भी है। वही तो। अरे अंजलि, मैं अच्छे से जानती हूँ आजकल की लड़कियों को भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए डिजाइनर सूट लेकर आई हूँ, बताओ जरा कैसा है। रमा मम्मी जी, सच बताऊं तो मुझे इसी तरह के सूट पहनने पसंद है। वैसे वो साड़ी भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत भारी है ना, पता नहीं मुझसे संभलेगी भी या नहीं, लेकिन मैं दोनों चीज रख लेती हूँ। अंजलि के वहां से जाने के बाद, देखो रमा, मैं सब जानती हूँ। तुम मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश ना करो। अविनाश मेरा बेटा है और अंजलि मेरी बहू। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो बस अपनी बहू को प्यार करती हूँ, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और वो मेरी भी तो बहू है। ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना सारिका। लेकिन सारिका को लगता है कि कहीं अंजलि रमा को ज्यादा इज्जत और प्यार देना शुरू ना कर दे, और रमा को लगता है कि कहीं अंजलि सारिका की बातों में आकर उससे दूर ना हो जाए। इसी कंपटीशन में वो दोनों अंजलि को परेशान करना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, आज अविनाश के ऑफिस में पार्टी है और मुझे वहाँ जाना है, तो मैं जल्दी से तैयार होकर निकलती हूँ। अविनाश बस आते ही होंगे। ठीक है, तुम पार्टी में चली जाओ बहू, लेकिन मेरे रात के खाने के लिए ना खिचड़ी बना कर जाना। ठीक है मम्मी जी। मैं सारिका मम्मी जी को भी पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है। क्या हुआ बहू, कहीं जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं अविनाश के साथ पार्टी में जा रही हूँ। रमा मम्मी जी को खाने में खिचड़ी खानी है। आप भी वही खा लेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा तो आज पनीर की सब्जी खाने का मन था। मेरे लिए तुम थोड़ा पनीर ही बना दो। लेकिन मम्मी जी, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, खिचड़ी बनाने में देर नहीं होगी तुम्हें? अब अंजलि अपनी दोनों सास के लिए अलग अलग खाना बनाती है और बुरी तरह से थक जाती है। थोड़ी देर बाद जब अविनाश उसे पार्टी के लिए लेने आता है। अरे अंजलि, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? पार्टी में नहीं चलना है क्या? अविनाश, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज आप अकेले ही चले जाइए। कुछ दिनों के बाद, सारिका बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है,
जरा बाम तो लगा दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे अंजलि बहू, बेटा मेरे घुटनों के दर्द की दवाई तो ले आओ जरा मेडिकल स्टोर से। अविनाश को तो ऑफिस से आते आते देर हो जाएगी। मेरे घुटने तो पूरी तरह जवाब दे चुके हैं, उठा भी नहीं जा रहा। अंजलि, पहले मेरे सर पर बाम लगाएगी, उसके बाद में तुम्हारी दवाई लेने जाएगी। नहीं नहीं, बाम तो बाद में भी लग सकता है ना। अरे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, उससे पहले अंजलि मेरी दवा ले आए। हे भगवान, ये जुड़वा सास के चक्कर में कहाँ फंस गई। ये दोनों तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं? ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिनों के बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही अंजलि के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है, रमा और सारिका दोनों बहुत खुश होती हैं। अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, ये खाना, तुम्हारा बच्चा बहुत हेल्दी होगा। देखो अंजलि, ज्यादा घी और लड्डू खाने से शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है या नहीं? तुम ये फ्रूट्स खाया करो बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं दोनों चीज भी खा सकती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके। अरे मम्मी, अंजलि का जब जो खाने का मन होगा वो खा लेंगी। आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रही हैं? देखो, तुम दोनों अपने अपने चक्कर में वैसे भी बहू को बहुत तंग करती हो। अब वो प्रेग्नेंट है, उसे थोड़ा तो चैन लेने दो। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, अब 2-4 काम करवा लेती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? काम के बहाने तुम मेरी बहू को मुझसे दूर करने की कोशिश करती हो। और फिर एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है। रमा और सारिका दोनों की दोनों पूरे मन से अंजलि का ख्याल रखने लगती हैं। वो अंजलि की बहुत केयर करती है। बेटा, जरा ये सब्जी तो खा ले, देख जितना खाओगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। सारिका ठीक कहती है बेटा, तुम्हारी तबीयत जब से खराब हुई है, हमारे घर की तो रौनक ही चली गई है। अच्छा सुनो, रात को सोने से पहले दूध पिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। हाँ रमा ठीक कह रही है, मैं तो तुमसे कहकर थक गई। अब उसके हाथ से ही दूध पी लो, मेरी नहीं तो अपनी रमा मम्मी जी की बात तो सुन लो। दोनों के केयर करने से कुछ ही दिनों में अंजलि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और एक दिन जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों सास ने मिलकर बहू का ख्याल बहुत अच्छे से रखा और उसे जल्दी से ठीक भी कर दिया। सही कह रहे हैं पापा, मेरी तो दोनों माँ सारी दुनिया से अलग है, अपनी बहू से कितना प्यार करती हैं। हाँ मम्मी जी, आप दोनों को लगता था ना कि मैं रमा मम्मी जी की या फिर सारिका मम्मी जी की ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन आपने देखा, जब मेरी तबीयत खराब हुई तो आप दोनों ने मिलकर मेरी सेवा की। अब वादा करिए, आप दोनों आगे भी ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि मैं आप दोनों की बहू हूँ और दोनों से प्यार करती हूँ। सही कहा अंजलि, हमसे गलती हो गई। और मुझे भी अंजलि पर अपना इकलौता अधिकार नहीं जमाना चाहिए। हम दोनों जुड़वा हैं और हम दोनों जुड़वा सास आज से हमेशा एक साथ रहकर अपनी बहू को प्यार करेंगे। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें।